नमस्कार, आप देख रहे हैं NTC न्यूज़ 9 और मैं बलराम। आज हम बिहार चुनाव के बारे में कुछ बात करते हैं। हमारे सहयोगी बिहार के सहयोगी पत्रकार जी हैं मंगमेंद्र सिंह, तो हम आपको उनसे ही मिलाते हैं। हेलो सर। जी बताएं। बहुत बहुत सर? धन्यवाद आपका। आपके धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्या लगता है जो 4 सितंबर को NDA सरकार ने बिहार बंद का जो निर्णय लिया था उसका कितना असर पड़ रहा है? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो 4 तारीख को बिहार में NDA सरकार ने बिहार बंद किया था, उसको अगर एक पत्रकारीय दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो फ्लॉप रहा। फ्लॉप रहने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली जो दिया गया था, वो सेंटिमेंट्स जोड़ने के लिए लोग धरना पे बैठे। चूँकि धरना पे तो पहले बैठना नहीं चाहिए क्योंकि सरकार इनकी है, और धरना पे इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि जो लड़का गाली दिया था वो प्रशासन उसको पकड़ लिए, वो जेल के अंदर है। ये केवल चुनाव के मद्देनज़र ये वहाँ पर धरना दिया गया। उसके बाद आम जनता जो, चूँकि उस दिन नीतीश कुमार ने तो बंदी किया नहीं था बिहार का, तो वो सड़कों पर निकली। किसी को हॉस्पिटल जाना था, किसी को स्कूल जाना था, किसी को अपने किसी ज़रूरी काम से जाना था, कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, कोई पढ़ने वाले थे, कोई एग्ज़ाम देने वाले थे, कोई सरकारी कर्मचारी अपने जॉब पे जाना चाह रहे थे। उनको इन लोगों ने धरना देने के नाम पर कि तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, दुकान क्यों खोल रहे हो, एम्बुलेंस तुम्हारा नहीं जाने देंगे, उन लोगों के साथ बदतमीजी किया, उनको मारा, उनको पीटा। वो वीडियो आए, विजुअल्स आए, पूरे बिहार के लोगों ने देखा, पूरे भारत के लोगों ने देखा, और इसका बढ़ चढ़ के विरोध किया कि ये लोग कहते हैं बिहार में जंगल राज था राजद सरकार में, तो आखिर इन लोगों के सरकार में ये कौन सा मंगल राज है, इस तरह का ये कौन सा वीडियो है, इस तरह का ये लोग क्यों मार रहे हैं भाई। ये तो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी की माता जी को किस लिए, सेंटीमेंट जगाने के लिए उनकी माँ को गाली दी गई। अरे गाली दी गई तो गलती किया, उसको प्रशासन ने पकड़ा। आपकी माँ, हमारी माँ, किसी भी माँ को कोई गाली देगा वो गलती करेगा, उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन इन्हीं के पार्टी के एक प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, वो डायरेक्ट सुरेंद्र राजपूत की मां को डायरेक्ट गाली देते हैं। पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं करती। वो आज भी स्पोक्स पर्सन है। इन्हीं के पार्टी के बिहार में कई सारे नेता हैं जो गाली देते हैं। और अभी देखिए, इन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता, मतलब इनकी माँ है लिखा गया, दूसरी की माँ बार बाला है। इन्हीं के एक कार्यकर्ता कहता है बिहार बंदी के दिन ही कहता है कि वो राहुल गांधी के वो तो बार बाला हैं, वो तो बार बाला हैं। ये बताइए, आप एक माँ के सेंटिमेंट्स के लिए धरना दे रहे हो और दूसरे के माँ को बार बाला कह रहे हो। क्या बिहार दिख रहा है ना? क्या सर लगता है कि जो राहुल गांधी का जनाधार है इंडिया गठबंधन को लेकर, इससे सरकार में काफ़ी खलबली मच गई है? देखिए, ये तो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी पत्रकार के तौर पर ये चीज़ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि जब 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और चुनाव जब होता है पूरी मीडिया दिखाती है अब की बार 400 पार, मोदी जी के ये नेतृत्व, वो नेतृत्व। उसके बाद से फिगर क्या आता है, कैसे कैसे तो सरकार बची हुई, चंद्रबाबू नायडू थोड़ा सा पैर खींच दे, नीतीश जी अगर पैर खींच दे, सरकार तुरंत हंग की स्थिति में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि लोगों का विश्वास विपक्ष की तरफ बढ़ा है। जो 2014 में मोदी जी जिन झूठे दिलासों के साथ, जिन झूठे वादों के साथ कि हम आपको ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, यही मोदी जी बिहार में कहे थे चुनाव में। जो प्रशांत जी ने बोला था कि यहीं पे कार्यक्रम था उनके बेतिया में, उन्होंने कहा कि चीनी मिल जब चालू करेंगे तभी बिहार में हम रोजगार कदम रखेंगे। कई बार मोदी जी गए, चीनी की मिल अभी वैसा कहीं वैसा पड़ा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 14 के पहले ये लोग भी झूठा वादा दिलासा देकर के सत्ता में आए, और आने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संज्ञा दिया गया क्या कि ये पप्पू हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बात बोली 14 के बाद से वो पूरे अपने देश में घूमे, प्रदेशों में घूमे, हर राज्यों में घूमे, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, वोटर अधिकार रैली के माध्यम से उनकी लोकप्रियता आम जनमानस में बढ़ी। उनके कई सारी बातों पर सरकार उसी अनुरूप काम की। तो इससे मुझे लगता है कि एक पत्रकार के दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूँ तो नरेंद्र मोदी जी की कोई कार्यक्रम होता है, इसके लिए पूरा मैनेजमेंट लग जाता है, तंत्र लग जाता है। लोकल स्तर के नेता पैसा दे करके कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि तुम चलो उस कार्यक्रम में, चूंकि भीड़ दिखे तो पैसा दे के बुलाते हैं भीड़। हाँ, भीड़ दिखे तो लोगों को लगे कि बाप रे बाप, मोदी जी का कितना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है।
और यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा था, साथी पत्रकार कई सारे कवर करने गए थे, वो देखे कि लोग अपने उल्लास से जा रहे हैं, अपने मन से जा रहे हैं, अपने श्रद्धा से जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बिहार में जो एनडीए की सरकार है, तो ये समय एंटी इनकन्वेंसी है। लोग देख रहे हैं, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा, आपके जीवन मरण से जुड़ा विभाग है स्वास्थ्य विभाग, और उसमें लिप्त भ्रष्टाचार है। एक नई पार्टी है बिहार में जो जन स्वराज के नाम से स्थापित है, प्रशांत किशोर पांडे को। वो शिक्षा स्वास्थ्य देने की बात करते हैं। जितने भी बिहार के लोग पलायन की बात कहते हैं कि हम जितने भी बिहार के लोग हैं उन्हें हम बिहार में ही रोजगार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अच्छी बताइए, कितना बिहारियों के लिए दर्द वाली बात है कि नहीं, कि आदमी पैदा लेता है बिहार में, घर, माँ बाप, परिवार, हित, रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसको मजबूरन प्रदेश छोड़ना पड़ता है। माँ को छोड़ना पड़ता है, पिता को छोड़ना पड़ता है, वो घर छोड़ना पड़ता है, वो दरवाज़ा छोड़ना पड़ता है, वो दुआरी छोड़नी पड़ती है, वो फुलवारी छोड़नी पड़ती है, वो नहर छोड़ना पड़ता है, वो पेड़ छोड़ना पड़ता है, वो गाड़ी, वो मोटरसाइकिल, वो दोस्त, वो यार सब छोड़ना पड़ता है, रहना पड़ता है खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में। क्या प्रदेशों की सरकारें, प्रदेश की सरकारों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पलायन पर काम नहीं करना चाहिए? लेकिन पलायन पर काम नहीं होता है। किस पर काम होता है? एनडीए सरकार में ट्रेन दिया जाता है। कहाँ से ट्रेन दिया जाता है? बिहार से चलो भाई गुजरात वहाँ पे जाओ, मजदूरी करो, महाराष्ट्र चलो। और प्रशांत जी की बात इसलिए ज़्यादा वेटेज वाली है क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी काम किए हैं, यूएन में भी काम किए हैं। मोदी जी जब सरकार में आए थे उनके लिए भी काम किए हैं, और वो जानते हैं कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, जो लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है। तो मेरा मानना है कि जब इतने साल इन लोगों को अपने विकल्प के तौर पे देखा, एक बार इनको भी विकल्प के तौर पे देख लें। अगर ये साबित नहीं होते हैं, इनको बेदखल आप कर दें। क्या प्रशांत किशोर पांडे जी जो हैं, क्या इंडिया गठबंधन के हिस्सा बनेंगे या एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? ये तो कहने वाली, साथी पत्रकार आपसे कहना चाहते हैं तो कहने वाली बात, मैं तो उस पार्टी में हूँ नहीं। रह गया सवाल, अगर मैंडेट मिल जाता है तो हो सकता है सरकार बना ले, मैंडेट नहीं मिलता है तो कह रहे हैं कि हम कभी किसी के साथ गठबंधन, या तो शून्य या तो शिखर की बात कर रहे हैं। अब रह गया सवाल, राजनीति है, राजनीति में कब किसके साथ कौन गठबंधन हो जाए। एक पत्रकार के तौर पर हमने देखा है देश में कई बार, कई जगह गठबंधन हुआ है जहाँ पर एक धुर विरोधी पार्टियाँ रही हैं, वो भी गठबंधन की है सत्ता के लिए। लेकिन जो पार्टी, जो नेता आपके स्वास्थ्य से, आपके जीवन से, आपके हर सिस्टम से, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन पर बात करे, उसके समाधान पे बात करे, जहाँ पे समाधान नहीं है, जहाँ पर केवल लाचारी है, जहाँ पर केवल भुखमरी है, जहाँ पर केवल करप्शन है, तो बातें लोगों को कनेक्ट करती है, गरीबों को कनेक्ट करती है, जो वंचित रहे, जो शोषित रहे, जो पीड़ित रहे। तो जब वो कनेक्ट करेगी तो लोग जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद वोट करेंगे। आपने सर वंचितों की बात की, तो जैसे वंचितों में हम ले लें तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेता हैं जो एक बड़े समुदाय है, जो दलित समुदाय है, वो उनके नेता माने जाते हैं, पर वही लोग आज सत्ता में बैठ के उनके हित का काम नहीं करते हैं। देखिए, मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि प्रतिनिधित्व की बात होती है, ये पार्टियाँ हैं, दूसरे पार्टियों को लगता है कि चिराग जी जो है पासवान समाज के नेता हैं, इनको अगर हम नहीं देंगे सीट तो सही शायद हमको पासवान वोट नहीं दे। और अगर ये लोग ठगते हैं, अगर ये नेता ठगते हैं अपने समाज को, तो समाज का भी सपोर्ट इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो इनको ठगते हैं, ये उनको ठगते हैं, फिर भी ये साथ हो जाते हैं, उसके बाद से ये सत्ता में एक दूसरे के साझेदार हो जाते हैं। ये है बात असल।